भाई आज की कहानी बेहद ही रोचक है। आप इस जब कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक लड़की जो शादी होकर के अपने पति के घर आई थी और शादी की पहली ही रात उसका पति जो था वो बजाय उसके साथ वक्त गुजारने का वो सीधे बाथरूम में फिटकरी लेकर के चला जाता है और फिर 3-4 घंटों तक वो उन फिटकरियों के साथ समय बिताता है। पत्नी को कुछ नहीं समझ में आया कि उसका पति ऐसे क्यों करता है और वो शादी के पहले ही रात सिर्फ ऐसा नहीं करता बल्कि आने वाले कई महीनों तक वो ऐसा ही करता था। वो अपने पति के साथ समय ना गुजारकर फिटकरी के साथ समय गुजारता था। क्या थी उस फिटकरी की सच्चाई? उसका पति आखिर उस फिटकरी के साथ क्या करता था? और जब पत्नी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसके होश उड़कर रह गए, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जब आप भी इस कहानी की सच्चाई को जानेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपने भी आज से पहले शायद ऐसी कभी कहानी नहीं सुनी होगी। तो यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक लड़की सुनीता की है। सुनीता का पति जो था वो रोज रात को फिटकरी लेकर के बाथरूम में जाता, 2-3 घंटे के बाद बाहर निकलता था। एक दिन रात जानने के लिए सुनीता ने खिड़की से झांक लिया, क्योंकि सुनीता का पति तो दोस्तों महिला का नाम जो था वो सुनीता होता है। सुनीता की उम्र 22 साल थी और वो छत्तीसगढ़ में रहा करती थी। सुनीता ना जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या फिर ये सब कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। यही सब सोच सोचकर सुनीता के सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। सुनीता को ऐसा लग रहा था कि अगर सुनीता एक दिन भी इस आदमी के साथ यानी कि अपने पति के साथ रही तो वो पागल हो जाएगी। कभी कभी सुनीता को लगता था कि सुनीता एक पागल औरत है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि उसका पति ही पागल आदमी है। सुनीता जो थी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उन दोनों में से कौन नॉर्मल था और कौन नहीं था। एक फिटकरी थी जो सुनीता की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफेद रंग की फिटकरी ने सुनीता की जिंदगी का जीना दुश्वार कर दिया था। रोज सुनीता का पति एक नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता था और उसे इतना संभाल कर रखता था जैसे कि वो कोई हीरे जवाहरात हो। वो पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपनी फिटकरी का ध्यान रखा करता था, कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई और कहीं कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया और कहीं कोई चीज फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे कि फिटकरी वेस्ट ना हो जाए। वो बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखता था और कभी कभी वो उसे लॉकर में रखता था, तो कभी उसे कपड़े में छुपाकर, तो कभी सूटकेस में छुपा करके रखता था, तो कभी किचन के आटे के डब्बे में छुपा करके रख दिया करता था। सुनीता ये सोच सोचकर पागल हो गई थी कि आखिर इस फिटकरी में ऐसा क्या था जो इसका पति इस फिटकरी के लिए इतना पागल हो जा रहा था और उसे फिटकरी की इतनी ज्यादा परवाह क्यों थी। शादी के बाद जब सुनीता नई नई दुल्हन बन करके इस घर में आई थी तो वो तब भी सुनीता के पति के हाथ में फिटकरी थी। वो उससे बात करने के बाद अपनी फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था और सुनीता को पति के गए हुए बाथरूम में अब 3 घंटे हो चुके थे। सुनीता अपने पति का बहुत देर तक इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि सुनीता का जो पति था, अभी सुनीता भी बिल्कुल ही नई थी, दुल्हन बनकर के आई थी तो उसे भी थकावट था तो वो भी सो गई थी। और आखिरकार सुनीता बैठी बैठी पति का कब तक इंतजार करती। सुनीता का पति तो ना जाने कब बाथरूम से बाहर निकला और महिला दुल्हन जो थी वो कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब सुनीता को सुबह में आंख खोली तो उसका पति उसे बिस्तर पर नजर नहीं आया, तो सुनीता सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में बिताया था। सुनीता जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी और देखा कि वो बाथरूम से निकला और उसके हाथ में अभी भी वही थैला मौजूद था जिसमें फिटकरी थी। सुनीता का पति बहुत देर तक उसी फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने के बाद कहता था कि सारी कमी पूरी हो गई है और सुनीता शर्मिंदा हो जाती थी कि ना जी वो कौन सी और कैसी कमी पूरी करने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन है। महिला की शादी को 3 महीने हो गए थे और ये फिटकरी थी जिसकी कहानी आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का वो थैला वो बाथरूम में ले जाते हुए बाथरूम को बाहर से वो बंद कर देता और लेकर भी जाता और लेकर भी आता। बाथरूम में उसके जाने के दौरान लगातार पानी गिरने की आवाज आती थी और जब ज्यादा देर हो जाती तो सुनीता का पति जो था वो बाथरूम से बहुत खुश होकर के बाहर निकलता था। महिला जो थी वो अजीब उलझन में फंस गई थी। वो अपनी परेशानी जो थी वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और यही सच्चाई जानने के लिए सुनीता ने एक रात बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो उसका दिमाग फटकर रह गया और उसके होश उड़कर रह गए। सुनीता के माता पिता जो थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। सुनीता उनकी लाडली बेटी थी। सुनीता अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इसी में वो अपने माता पिता के साथ साथ बड़े भाई बहनों का उसे काफी ज्यादा प्यार मिला था। सुनीता के माता पिता का कहना था कि वो बचपन में काफी ज्यादा बीमार रहती थी और उसके माँ बाप हमेशा उसे ठीक होने की प्रार्थना करते रहते थे। बचपन में उसका काफी ज्यादा इलाज भी कराया गया था, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार भी मिलता था और घर के सारे ही लोग उसे काफी ज्यादा प्यार भी किया करते थे। सुनीता के माता पिता ने भगवान के आगे प्रार्थना की और रो रो करके उसकी जिंदगी की भीख मांगी थी।
लेकिन उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसके माता पिता को यह बात पता नहीं थी कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी अनाथ होकर रह जाएगी। अगर सुनीता के माता पिता को ये बात पता होती तो वो कभी भी बचपन में उसे बचाते नहीं। सुनीता के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसके एक बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थी। वो सभी लोग एक साथ उसे छोड़ करके दुनिया से चले गए थे। सुनीता 7 साल की थी जब उसकी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी और तभी रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके माता पिता और उसके दोनों भाई बहन के मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को उसे जिंदगी देनी थी, इसलिए इतने लोगों की मौत हो जाने के बावजूद भी उसमें सुनीता अकेली बच गई थी। बस उसे मामूली सी चोट आई थी लेकिन उसकी जिंदगी बच गई थी। लोग उसे देख करके हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कैसे बच गई। कहते हैं दोस्तों कि जिसकी जिंदगी भगवान ने लिखी है भला उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग उसे देख करके बहुत अफसोस भी बता रहे थे, वो अपने माता पिता के बिना कैसे इस दुनिया में रहती। इससे तो अच्छा यही होता कि वो भी अपने परिवार के ही साथ इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे कि ये लड़की अनाथ होकर के जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा। इसी तरह से उसकी पूरी फैमिली एक बार में ही खत्म हो गई थी और वो बच्ची अकेली हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल ही लावारिस थी। उसके माता पिता के सौतेले भाई ने सुनीता को अपने साथ रख लिया था। उसी ने सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो जगह दी थी, क्योंकि और कोई उसे अपने घर पर रखना ही नहीं चाहता था। कोई भी रिश्तेदार उसे अपने साथ नहीं ले गया और उसे कहीं भी ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और उसके माँ के रिश्तेदार जो थे वो डर की वजह से कभी सुनीता के घर पर अफसोस तक जताने के लिए नहीं आए थे। सुनीता अपने चाचा चाची के घर पर रहने लगी थी और उनकी बेटियों का उत्तरण पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो लोगों से बहुत ताने भी दिया करते थे और लोगों के ताने सुन सुनकर ही वो जवान हुई थी। और इसी तरह से टाइम जो था वो तेजी से गुजरता चला गया और अब उसकी शादी की भी उम्र हो गई थी। सुनीता के लिए काफी सारे रिश्ते भी आए थे। सुनीता को ऐसा लगता था कि जैसे सारे ही रिश्ते उसके लिए ही आ रहे थे। सुनीता की चाची इसी कारण परेशानी में आ जाती थी। सुनीता की चाची जो थी वो उसे जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की थी जिसको वो जानती तक नहीं थी। फिर भी लड़की ने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरों की तरह तो काम करना पड़ता है, इससे तो बेहतर यही है कि वो अपने पति के घर का काम करे और उसकी सेवा करे। जब सुनीता अपने होने वाली पति को देखती है तो लड़का जो था वो काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसीलिए वो बेफिक्र हो गई थी। फिर पता चला कि लड़के वालों का अपना घर भी है, तो इस बात को सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। चाची तो बस अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए उसकी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि सुनीता बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और चाची की बेटियां उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसीलिए चाची जो थी वो जलन की वजह से उसे जल्द से जल्द अपने घर से हटाना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के टाइम पर चाची ने उसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्च उठा सकूं। जैसे भी हालात हो तुम्हें बस अपने ससुराल में ही रहना है। अगर अपने ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी भी लगे तो चुपचाप से उसे बर्दाश्त कर लेना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। चाची की इस बात ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें ना जाने क्यों सुनीता से कह रही थी। अभी तो उसकी विदाई तक नहीं हुई थी और वो तलाक तक बात को ले गई थी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्या लड़के में कोई खराबी थी या फिर उसके घर वालों में कोई गड़बड़ी थी? सुनीता के साथ में अजीब तरह से सवाल भी पैदा हुए थे और उन्हीं सवालों को सोचते हुए जब वो विदा होकर के अपने ससुराल आ जाती है, शादी की पहली रात थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि चाची उसे ऐसी बातें क्यों कह रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय सारी रात बाथरूम में गुजारी हो तो उसके दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से ये सवाल अपने सुनीता जो थी वो अपने पति से भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुनीता अभी नई नवेली दुल्हन थी और नई नवेली दुल्हन अगर ऐसी बात करती तो कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम सारी रात बाथरूम में क्यों रहे, तो ये बात गलत साबित हो जाती उसके लिए। सुनीता ने सोचा कि वो सो गई होगी, तो हो सकता है कि बाद में वो आकर के सो गए होंगे और सुबह हो गई होगी तो वो दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए गए होंगे। और बस यही सोचकर सुनीता जो थी उस रात अपने दिल को तसल्ली दे देती है। लेकिन उसकी ये तसल्ली किसी भी काम में नहीं आई थी जब रोजाना कमरे में उसका पति यही अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगा। शादी को 1 महीना पूरा होते ही उसकी सास ने पोता पोती की रट लगा दी थी। सुनीता की सास को तो ये भी नहीं पता था कि 1 महीने से एक भी दिन उसके बेटे ने बहू को हाथ तक नहीं लगाया था। ना उनका बेटा तो ना जाने किन हरकतों में बिजी रहता था और सुनीता जो थी वो शर्म के मारी ये बात किसी से कह भी नहीं पाती थी। शादी के 1 महीने के बाद जब चाची से मिलने के लिए सुनीता उनके घर पर गई तो चाची उसे देखकर परेशान हो गई और एकदम से ही उन्होंने उससे सवाल किया कि कहीं मैं अपना घर तो छोड़ करके नहीं आ गई। चाची के सवाल पर जो सुनीता थी वो बहुत ही हैरत से उनकी तरफ देखने लगती है। सुनीता की विदाई के टाइम पर उनके साथ यही बिहेवियर चाची का रहा था और पूरे 1 महीने के बाद वो उनसे जब मिलने के लिए आई तब भी वो उससे अजीबोगरीब बातें ही कह जा रही थी। चाची जो थी वो सुनीता ने चाची से कहा कि नहीं नहीं चाची, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुनीता को इस बात से काफी ज्यादा दुख भी हुआ था। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है।
सुनीता ने अपना सारा बचपन और लड़कपन उसी घर में गुजारा था, तो इस घर से इसे काफी ज्यादा लगाव था। क्या सुनीता का इतना हक नहीं था कि वो अपने इस घर में चाचा चाची से मिलने के लिए कभी कभी आ भी पाए? सुनीता जो थी वो उदास होकर के शाम को अपने घर लौट आई थी और इधर आकर देखा तो उसका पति फिर से फिटकरी लेकर बाथरूम में जा रहा था। अपने पति को तो सुनीता कभी दिखाई ही नहीं देती थी। सुनीता इस घर में अपने पति के लिए बस एक मामूली सी औरत थी। वो अपनी पत्नी से ज्यादा तो फिटकरी से मोहब्बत किया करता था। कभी कभी तो सुनीता सोचती थी कि वो खामोश ही रहे और अपने गुस्से पर बस वो कंट्रोल कैसे भी करती थी और इसे अपना किस्मत का लिखा हुआ समझकर अपने भाग्य के साथ वो समझौता कर ले। लेकिन फिर अगले पल उसे याद आता कि वो क्यों खामोश रहे, और बल्कि उसे तो अपने पति का सारा सच जो है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर ऐसा तो सिर्फ सुनीता सोच ही पा रही थी, सुनीता कर नहीं पा रही थी। ये सिर्फ वो सपने में ही कर सकती थी, क्योंकि हकीकत में तो सुनीता सिर्फ परेशान हो सकती थी और उसे और कोई दूसरा काम ही नहीं आता था। अब सुनीता को खुद के घर के कामों में वो उसने बिजी रखना शुरू कर दिया था अपने आप को, और सुनीता ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब उसका जो सारा ध्यान था वो घर के काम और घर वालों के कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, खुद को वो ऐसे ही बिजी रखने लगी थी। सुनीता अपने चाची के घर पर भी नौकरानी ही थी और फिर अपने ससुराल में भी आकर वो नौकर वाली ही जिंदगी जी रही थी। दोनों ही जिंदगी में ज्यादा समानताएं ही थी। फिर सुनीता सोचने लगी कि आखिर वो कब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारेगी, उसे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन सुनीता ने बंद शब्दों में अपने पति को ये बात समझा दी थी कि उनकी माँ जो है उससे पोता पोती की डिमांड करती है। ये बात सुन करके जैसे सुनीता के पति को करंट लग गया। उन्होंने फौरन ही कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी नहीं है, और इतना कहकर के उसका पति कमरे से बाहर चला गया। सुनीता अपना सिर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि उसे अपने पति पर पहले से ही शक था और अब सुनीता उसे अच्छी तरह से उसे यकीन हो चला था कि जो उसका पति है वो नामर्द है, और इसीलिए वो फिटकिरी का बहाना बना करके रोज रात में बाथरूम में चला जाया करता था और फिर उसके सोने का इंतजार करता था। जब सुनीता सो जाती तो वो बाथरूम से निकल करके बाहर आता था। वो रोज ही ऐसा करता था, वरना कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ करके इस तरह सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखे। सुनीता ने सोचा है कि अब उसे अपने पति के इस राज से किसी भी तरह पर्दा हटाना ही होगा और वो सच जानकर ही रहेगी, और यही सारा सच जो है वो सुनीता सभी घर वालों के सामने लाना चाहती थी। एक दिन रात के टाइम पर सुनीता ने सोचा कि वो सोने की एक्टिंग करती है और देखती है कि उसका पति आखिर रात में करता क्या है। सुनीता ने आज ही अपने पति से कहा था कि आज मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और मेरा सर दर्द से बुरी तरह से फटा जा रहा है, तो इसीलिए वो उसे उठाने की कोशिश न करे। सुनीता की यह बात सुनकर उसके पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि उसे इंतजार ही था कि वो जल्द से जल्द सो जाए। सुनीता के पति ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बिल्कुल ही जल्दी सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कमरे की लाइट बंद की और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। ये सच था कि उसे बेड पर जाते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि वो सारा दिन बहुत काम भी करती थी और थकान से चूर होकर जब सुनीता अपने बिस्तर पर लेटती थी तो उसे फौरन ही नींद आ जाया करती थी। लेकिन आज जो सुनीता थी वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो जागती रहे और अपने पति की सभी चीजों को देखे, लेकिन फिर भी उसका नींद पर उसका कोई बस नहीं था। आज सुनीता ने सोचा कि जब उसका पति एक दिन घर पर था तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सो जाओ, घर का काम जो है वो कोई और कर लेगा, तो तुम आराम से सो जाओ। तो वो दिन में ऐसा कर रही थी। सुनीता को सास ने लगा कि शायद बहू प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो आराम कर रही है। तभी उसकी सास ने भी उसे किसी काम के लिए दिन में नहीं जगाया, वरना उसे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। सुनीता जो थी वो सोने की कोशिश कर रही थी, वो दिन में ही अपनी आज नींद पूरी कर रही थी और आज जी भर कर सोई थी ताकि वो रात को देर तक जाग सके। सुनीता का लगभग 1 घंटे तक अपना पति का इंतजार करती रही। 1 घंटे के बाद जब उसका पति कमरे में आया तो सुनीता ऐसी हो गई जैसे कि उसे गहरी नींद से नींद आ रही है और सोना चाहती है। सुनीता ने देखा कि वो फिटकिरी का थैला लेकर के बाथरूम में चला गया था। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो महिला जो थी वो फौरन उठ जाती है। उसे डर ये नहीं था कि वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति जो है वो काफी देर तक बाहर नहीं आएगा। सुनीता जो घर के बैक साइड में जाने लगी थी और चोरों की तरह धीरे धीरे वहां पर जाकर खड़ी हुई, जहां पर बाथरूम की खिड़की भी थी। लेकिन बाथरूम की खिड़की जो थी वो काफी ऊंचाई पर थी और उस खिड़की से अंदर तक नहीं झांका जा सकता था, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के सामने उसका कद बहुत छोटा रह गया था। लेकिन फिर भी वो जल्दी से जाकर के कमरे से एक चेयर लेकर के आती है और वो चेयर वहां पर रख करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। और उस टाइम रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग भी सो चुके थे, किसी को उस पर नजर नहीं पड़ने वाली थी। मगर सुनीता फिर भी उसे क्यों पता नहीं डर लग रहा था और डर की वजह से उसका शरीर भी कांप रहा था। वो चेयर उठा करके खिड़की के करीब आई और चेयर पर चढ़कर वो खिड़की के अंदर झांकने लगी कि आखिर उसका पति इतनी देर रात तक फिटकरी के साथ करता क्या है। अपने पैर कांपने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ऐसा ना हो कि वो कहीं गिर जाए। सुनीता अपने अंदर किसी भी तरह हिम्मत पैदा करती है और चेयर के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नजारा देख करके उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो चेयर से गिरते गिरते बची थी।
ये उसका पति कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। सुनीता के पति का दिमाग तो ठीक था। सुनीता जो थी वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी और फिर वापस अपने कमरे में जाती है और कमरे में आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और वो फूट फूट करके रोने लगी थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था क्योंकि उसके सामने आज उसके पति की सच्चाई खुल करके सामने आ गई थी। आज तक उसका पति उसके करीब क्यों नहीं आया था, अब उसे बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। वो यही वजह थी, तो उसके पीछे की वो वजह जान गई थी जिसकी वजह से उसका पति जो था वो उसे दूर दूर रहता था। अब सुनीता को यकीन हो गया था कि उसकी जो चाची है उसके पति की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी और इसीलिए उससे विदाई पर ऐसी बातें वो कह रही थी। उन्होंने जानबूझ करके सुनीता को नरक में ढकेला था, वरना उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। सुनीता बहुत ही खूबसूरत थी जिसकी वजह से लोग उसे देखते ही पसंद कर लिया करते थे और चाची को सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं उसे बेटियों के लिए, उसकी बेटी के लिए उससे ज्यादा बेहतर रिश्ता ना मिल जाए और इसीलिए उनकी शादी, इस आदमी की शादी जो है वो सुनीता के साथ करा दी थी। सुनीता ने सोच लिया था कि वो कभी भी अपनी चाची को माफ नहीं करेगी। उनके मरने के बाद तो भगवान के सामने उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और सुनीता भी ये जान गई थी कि उसकी सास और ससुराल के सारे ही लोग पति के इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे क्योंकि उसके पति जो थे वो ससुराल के सारे ही लोग अपने अपने लाइफ में काफी बिजी थे। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो किसी की जिंदगी में झांक करके देखे कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। सिर्फ यही वजह थी कि उसके पति पर आज तक किसी घर वालों की नजर ही नहीं पड़ी थी। बस उनकी शादी करवाना घर वालों ने अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से सुनीता की शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, बस किसी भी हमने शादी करा देते हैं, ये बात जाने बिना है कि उनके बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपनी लड़की को बांध कर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और लड़का अपनी बदनामी ना होने की वजह से किसी बात को बताता भी नहीं है। सुनीता क्या परेशानी है वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इस परेशानी से कैसे निकले। सुनीता जो थी वो अपनी परेशानी किसी से शेयर भी नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़का शादी से पहले ये नहीं बताएगा कि वो नामर्द और शादी करने के काबिल नहीं है। इसी वजह से सुनीता जैसी लड़की है जो है वो दर दर की ठोकरें खा करके ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती है और सारी जिंदगी अपना मुंह बंद करके इनके साथ जिंदगी गुजारा करती है। पर सुनीता उस टाइप की लड़की नहीं थी। वो चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल ही नहीं थी। वो खामोश रहकर थोड़ी ना, उसे वो समझ गई थी कि वो खामोश रहेगी तो उसे अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि उसके ससुराल वाले उल्टा उसको ही सारी उम्र बच्चा ना होने के लिए ताना देते, उसे बांझ कहा जाता है। सुनीता जो है वो सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहती थी और वो ऐसा निर्णय लेना चाहती थी जिससे कि वो खुद को बचा सके। पर अब परेशानी ये थी कि वो करे तो क्या करे और कहाँ जाती। उसके पास तो अपना सर छुपाने के लिए भी कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं थी और उधर चाचा चाची के घर पर भी उसे अपमान किया जाता था, उसे आने नहीं दिया गया था, मना कर दिया गया था आने से। तभी सुनीता ने डिसाइड किया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी और सुनीता जो है वो पहले भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी लेकिन अब वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। सुनीता के आगे पीछे कोई नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पति उसे धोखे में रखे और वो इंतजार में रहे कि यानी कि जो सुनीता का पति कब बाथरूम से आए और फिर वो कब, बहुत देर के बाद जब उसका पति बाहर भी आता है तो जब वो सुनीता को जागता हुआ देखता है तो वो चौंक जाता है। सुनीता ने गुस्से से अपने पति का गिरबान पकड़ा और उसे चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई थी। मेरा पति एकदम से अनजान बन करके बिहेव कर रहा था। सुनीता ने कहा कि वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत से सुनीता का मन कर रहा था कि वो उसे जान से मार डाले। उसे नहीं पता था कि वो जो एक्टिंग उसके सामने कर रहा था वो उस एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो सुनीता के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मासूम था नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से वो उसके साथ रह रहा था। सुनीता जो थी वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो अभी तक उसके करीब नहीं आया था। शायद यही वजह थी कि वो नहीं आया था क्योंकि वो नामर्द था, लेकिन उसका पति उसे क्यों नहीं बात बता रहा था। शायद उसे ये महसूस होगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसकी इंसल्ट करेंगे, इसीलिए उसने अपनी शादी करके सारा इल्जाम अपनी पत्नी के ऊपर डालने के बारे में सोचा होगा। सुनीता के दिमाग में बार बार ऐसे ही ख्याल आए जा रहे थे कि इसने मुझे फंसाया है, इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। सुनीता जो थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने पति का क्या करे। सुनीता की शादी को भी अब 9 महीने हो चुके थे और अब तक उसे बच्चा नहीं हुआ था, पर वो घर में क्या बताती कि उसका पति उसे छूता तक नहीं। और जो 3-4 महीने से अब सुनीता जो थी वो डिप्रेशन का शिकार भी होने लगी थी। अब जब उसने अपने पति के गिरबान पकड़कर उससे सवाल करना शुरू किया तो वो काफी हैरत से उसे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सुनीता ने उसका सारा सच जान लिया था और वो हका बका होकर सीधे उसे देखे जा रहा था। जब सुनीता के पति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उससे कोई जवाब नहीं बन सका तो सुनीता ने फौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो अपने पति से कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह के घटिया काम करते हो, तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ मैं एक भी पल नहीं रहना चाहता हूँ और यही वजह है कि तुम इस घटिया फिटकिरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल करके रखते हो। मेरे पति जो थे वो अभी भी हैरानी परेशान थे और चुपचाप से खामोशी से सुन रहे थे। सुनीता ने ऐसा बोला लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था और वो काफी ज्यादा सैड भी दिख रहा था।
सुनीता जो थी वो उसकी सारी ही बातों को जान चुकी थी। अब सुनीता अपने पति को हैरान परेशान देख करके अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी और घर से बाहर निकल भी गई थी। उस वक्त सारे घर वाले भी सो रहे थे। अभी सुनीता घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची थी कि उसका पति भागता हुआ उसके पीछे गया और जबरदस्ती उसका हाथ घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आया। उसने कमरे में उसे लेकर जाता है। सुनीता ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जिससे कि उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई थी और हल्की हल्की आवाज में वो उसे लगातार खामोश रहने के लिए कहे जा रहा था। वो सुनीता को अपने बेड पर लेकर आया और बेड पर बैठाने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद किया। सुनीता जो थी वो अपने पति पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर से दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर से उसके पति ने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है, मेरी बात एक बार सुन लो, पहले समझ लो उसके बाद कुछ करना। मैंने तुमसे कहा ना कि बस चुप रहो और एक बार तसल्ली से मेरी सारी बातें तो कम से कम सुन लो। और तुम इस टाइम रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी? क्या तुम लोगों के बारे में क्या तुम मुझे अपने बारे में बात बताने का मौका नहीं देना चाहोगी? अपने पति की बात ये कहने पर सुनीता को पति पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों से सच छुपा लोगे? सच ज्यादा दिन छुपकर नहीं रह सकता और दुनिया के सामने एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। तुम शादी करने के लायक तो थे ही नहीं और तुम एक नामर्द हो और मैं ये बात सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम जो है वो अच्छे इंसान नहीं हो और तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सुनीता थी वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो बिल्कुल गुस्से से तिलमिला गई थी और जो उसके मुंह में आ रहा था वो सीधे वो अपने पति से कहे जा रही थी। सुनीता की इतनी बातें सुनकर उसका पति जो था वो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। सुनीता जो है वो उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर गई थी और जमीन पर जब उसके घुटने लगे तो वो बुरी तरह से दर्द में आ गई थी और दर्द से उसकी आंखें भर आई थी और वो रोने लगी थी और कहती कि ये चोट तो बहुत मामूली चोट है, मेरे दिल पर जो चोट लगी है उसके आगे कुछ नहीं है। फिर सुनीता ने अपने दिल को पूरी तरह से घायल कर लिया था और वो चौंक गई थी और परेशानी से अपने पति की तरफ देख रही थी। कहने लगी कि मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा पति आखिरकार मुझ पर हाथ उठा सकता है। अगले पल सुनीता अपने दर्द का थप्पड़ का दर्द भुलाकर अपने पति के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे थप्पड़ मारने पर भी मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। सुनीता ने भी चिल्ला चिल्लाकर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया। उसके पति ने फिर से कहा कि हल्की आवाज में बात करो वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। सुनीता के पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से गुस्से भरे भाव साफ सुनीता देख पा रही थी। तभी उसके पति ने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई नामर्द नहीं हूँ, तुम ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं बिल्कुल ही अच्छा इंसान हूँ और मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे ये इलाज बताया था कि मैं फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही थी और इसी वजह से मेरे कोई करीब नहीं आता था। मैंने इस बीमारी का हर तरफ से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, काफी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, नेट से देख करके हर घरेलू उपाय का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर सिर्फ मुझे नॉर्मल सा ही फायदा होता था। मगर अब मेरी ये बीमारी काफी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है और तभी से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि शायद उसे ब्लड में कोई एलर्जी थी तो शायद इसी वजह से मेरे में भी इन्फेक्शन हो गया है और इसी वजह से मेरे बॉडी पर एलर्जी होने लगी थी। उसका ब्लड मेरे ऊपर सूट नहीं किया था और तभी से मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी जो है वो किसी दूसरे को भी लग सकती है और इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी नहीं थी, मगर परेशानी ये भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो तुम्हें भी ये बीमारी लग सकती थी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी बल्कि बहुत ही बुरी तरह से फैलने वाली बीमारी है और मैं तुम्हें भी अपने तरह ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। मुझे किसी ने मशहूर वैद्य के बारे में बताया था तो मैं उसी के कहने के मुताबिक उस वैद्य के पास गया था। मैंने जब वैद्य से मुलाकात की तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से बॉडी चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द से जल्द ठीक भी हो जाऊंगा और इसी वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था। और इधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी एक बहन जो थी वो लंदन से आई हुई थी और मेरी शादी उसे अटेंड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर अगले 3 सालों तक मेरी बहन का यहाँ पर आना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत मना भी किया था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर भी मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट बिना मुझसे पूछे ही तय की गई थी और इसी तरह से हमारी शादी हो गई। अब जब मैं वैद्य के पास गया और मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी होने वाली है तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तो तुम्हें शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। जब तक कि तुम्हारा इलाज पूरी नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के भी करीब नहीं जाना है। मैं अपनी फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बना करके ही बात किया करता था और ना ही मैं कभी अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठा हूँ। फिलहाल मेरी शादी की तो डेट फिक्स हो गई थी, पर वैद्य जी ने बताया है कि तुम्हें इतना करना होगा कि जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मैं वैद्य की बातें सुनकर के परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस बीमारी का कोई और दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है और इसीलिए मैं तुमसे सबसे पहले तुम्हारे करीब आने से पहले सेहतमंद में होना चाहता था और मैं अपनी बीमारी को भी ठीक करना चाहता था और फिर आराम से हम अपनी पत्नी तुम्हारे साथ तो मैं रहूंगा।
क्योंकि वैद्य के इलाज से मुझे काफी फर्क भी पड़ा था और मैं खुद को काफी हद तक ठीक भी महसूस कर रहा था। इसीलिए मुझे वैद्य जी की बात भी माननी पड़ी थी और मैंने सोचा कि शादी करने के बाद मैं तुम्हें सारी असलियत बता दूंगा। लेकिन ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे मेरे बारे में गलत समझ बैठी हो और मुझे भी गलत समझने पर तुम भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गई हो। वैद्य जी ने कहा कि इसी फिटकरी से तुम्हारा इलाज हो सकेगा और इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ और आज तक मैं तुम्हारे करीब बैठकर भी बात करने की कोशिश नहीं की। हर रोज मैं फिटकिरी को घर पर लेकर आता था और रोजाना मैं मेरी नई फिटकिरी से ही इलाज होता था। इसीलिए मैं पागलों की तरह फिटकिरी का हिफाजत करता था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल सी जिंदगी जी सकूं और तुम्हें भी बता सकूं कि मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती थी, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से काफी बेचैन रहता था। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी ये सच्चाई तुमसे इतने टाइम से छुपा कर भी रखी है। मेरा पति जो था वो काफी शर्मिंदा था। सुनीता के अपने पति को बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके चेहरे से साफ साफ सच्चाई नजर आ रही थी। सुनीता ने अपने पति से कहा कि अगर आपको ऐसी समस्या थी, अगर आप उसे पहले इस बारे में बता देते तो पिछले 4-6 महीने से वो इतना ज्यादा परेशान नहीं हो रही होती। सुनीता के दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। सुनीता जो थी वो इसके अलावा उसे और कोई ऑप्शन भी नहीं सूझ रहा था। सुनीता शायद कोई और भी होता तो ऐसा ही सोचता जैसा कि वो कर रहा था उसका पति। सुनीता अपने पति से कह रही थी कि आपकी हरकतों की वजह से मुझे लगा था कि आप मेरे साथ धोखा दे रहे हो और इसके लिए वो भी अपने पति से माफी मांग रही थी कि उसने ऐसा गलत समझा। सुनीता ने अपने पति से कहा कि वो बहुत ही अपनी पति से दिल से माफी मांग रही थी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं वो पूरी तरह से अपने पति का ख्याल भी रखेगी। वो दिन है और आज का दिन है। सुनीता और सुनीता का पति ऋषभ हमेशा एक दूसरे के साथ है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे जो उसके पति की बीमारी थी वो जड़ से खत्म भी हो गई और अब उसका पति बिल्कुल ही ठीक है और अब दोनों पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी जिंदगी बहुत खुशहाली से बीत रही है। कभी कभी लोग जो है वो भावनाओं में इतनी ज्यादा बह जाते हैं कि उन्हें कुछ ख्याल नहीं रह जाता। पता नहीं इंसान किन बातों में खो जाता है और बहुत सी छोटी छोटी गलतफहमियां जो कि घर को बर्बाद कर देती है। इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हर इंसान सबसे पहले अपना ही सोचता है। वो नहीं समझ सकता है कि सामने वाले का दिल का हाल क्या है और वो किस परेशानी से जूझ रहा है। अगर जीवन साथी किसी की परेशानी को समझ सके तो उसको साथ देकर उसे कामयाब बना सकता है और परेशानी किसी भी तरह की परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता है। सुनीता भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान उन लोगों को सोचने और समझने की हिम्मत और ताकत दे जो कि उसे सही फैसला करने की समझ दे सके। और अब उसके 3 साल की एक बेटी भी है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी की सारी ही परेशानियां खत्म हो गई थी, क्योंकि उसके पति जो थे वो काफी अच्छे और ईमानदार इंसान थे और कभी कभी उसीलिए उसके अपने किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि ये वही पति है जिस पर उसने पहले बिना कुछ जाने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और सब किया था और अब अपने पूरे परिवार के साथ वो बेहद खुश है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको ऐसे ही मनोरंजन करना है। दोस्तों ये कहानी केवल आपको एक मनोरंजन की सुनाई गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक और नई रोचक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।